तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में इसके पहले हमने डोबेराइडर का सिद्धांत, न्यूलैंड का सिद्धांत इसके बारे में पढ़ा और आज मैं आपको आवर्त सारणी बताऊंगी। आवर्त सारणी हम अभी उससे कुछ परिचित नहीं है, हमें नहीं पता आवर्त सारणी कैसी होती है, इसका मतलब क्या होता है। आज मैं वही आवर्त सारणी आपको समझाती हूँ। देखो, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मतलब कि तत्वों को बांटना। तो तत्वों को दो तरीके से बांटा गया है। एक आवर्त सारणी थी। आवर्त सारणी हमारी दो प्रकार से होती है। एक होती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दूसरी होती है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये दो सारणी क्यों बनी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी को आज मैं समझा रही हूँ। आज हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी को समझते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या होता है? मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई थी जिसमें तत्वों को उस सारणी में वर्गीकृत करना था। तो उन्होंने किस तरह से किया? पहले तो उनकी सारणी कितनी बड़ी थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज या आवर्त और 9 ऊर्ध्वर्ग होते हैं ये। उसके बाद में उनके जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस टाइम में 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्वों को उन्हें आवर्त सारणी में यानी रखा था कि कैसे करना है करके। अब इसलिए इनका नियम क्या कहता है? तत्वों को उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया? तत्वों को जैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। ये जैसे आपकी एक विज्ञान की बुक में ये आवर्त सारणी दी है, इसमें ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इसमें देखो ये तत्वों को वर्गीकृत किया हुआ है। तो इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ये इनके होते हैं द्रव्यमान। तो इस परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखकर इन्होंने पूरे तत्वों को इसमें वर्गीकृत किया है। ये होता है तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्वों को अलग अलग उसके वर्गों में बांटना। अब इसके बाद हम इसकी उपयोगिता को समझते हैं कि इसका क्या उपयोग था तत्वों को वर्गीकृत करने का। पहला था कि नए तत्वों के स्थान छोड़े गए उन्होंने। उनको ये लगा कि अभी तक केवल 63 तत्व ज्ञात है, हो सकता और भी नए तत्व ज्ञात होंगे। तो आप देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खाली स्थान छूटे हुए हैं कि जब उन तत्वों की खोज हो जाएगी तो हम उस तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे। देखो, जिनकी खोज उस समय नहीं हुई थी। अब यह सारणी तत्वों के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए उपयोगी होती है। क्यों? अगर जैसे आपको पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत किया तो उसका आधार क्या था? उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सी कमियां थी, इसके दोष क्या थे? इसके दोष ये थे, हाइड्रोजन की स्थिति विवादित थी, क्योंकि हाइड्रोजन को उनको नहीं पता था कि हमको हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में रखना है, कहाँ रखना है। समान गुण वाले तत्वों को उन्होंने अलग अलग रखा। अब समान गुण वाले हम लोग एक इधर रखते हैं और असमान गुण वाले को अलग रखे थे, तो उन्होंने क्या किया? समान गुण वाले को ही अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि परमाणु द्रव्यमान का क्रम उनका सही नहीं था। कैसे परमाणु द्रव्यमान का उनका क्रम सही नहीं था? कि अब जैसे देखिए ये आपकी आवर्त सारणी में ही यहाँ पे देखिए इसमें ये देखिए यहाँ पर कोबाल्ट का द्रव्यमान दिया है और यहाँ पे निकिल का द्रव्यमान दिया है। तो देखो मतलब कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कम द्रव्यमान को पहले रखेंगे फिर ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों को रखते हैं। तो इन्होंने इस तरह से वर्गीकृत नहीं किया, ठीक तरह से मेंशन नहीं किया था इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में। ये इनका दोष था। 8वें वर्ग के तत्वों का स्थान उपयुक्त नहीं था। उनको नहीं पता था कि हमको 8वें वर्ग में कौन से तत्वों को रखना है। दुर्लभ पदार्थ तत्वों का उचित स्थान नहीं था। मतलब बहुत सारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी। ये आप लोग इस सारणी को फिर से जरा ध्यान से देखेंगे कि कितने सारे इसमें खाली स्थान हैं और इसमें ये स्पष्ट नहीं दिया गया है कि मृदा धातुएं कौन सी है, दुर्लभ धातु कौन से है, भारी गैसें कौन से हैं, उत्कृष्ट गैसें कौन से, ये सब इस सारणी में मेंशन नहीं किया। तो इनकी सारणी में ये वाली कमियां थी। अब इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी को हम लोग ने इतने से बहुत अच्छे से समझ लिया। अब सेकेंड टाइम में हम आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ेंगे।